आप बैठे हैं, उस तरफ बड़ा क्रिकेट का मैच चल रहा है। मैंने उमेर जी से कहा था कि ऐसी तारीख में आप कार्यक्रम क्यों रख रहे हैं, और हमारी भारतीय टीम बुरी तरह से रौंदने जा रही है, ऐसे दिन आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम मत रखिए। तो आज आपके बीच में हम सारे लोग हाजिर हुए हैं, और आपसे साथियों में कहना चाहता हूं, मेरे भाई यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, माएं बहनें बैठी हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान को जब फतेह किया, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सारे शोरगुल से चुपचाप सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी, और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग मेरे साथ जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना, शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। लात तो हमको आपको भी मारी जा रही है ना पिछले कुछ वर्षों से। कभी महंगाई की लात पड़ रही है, कभी नोटबंदी की लात पड़ रही है, कभी जीएसटी की लात पड़ रही है, लेकिन हम हैं कि सोए हुए हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो आपके छोटे छोटे घरौंदों को उजाड़ देना चाहते हैं, उनसे कहिए कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। कि जिस दिन हम एक यूनिट बनके, एक ताकत बनके लड़ें, तो नफरत इतनी ताकतवर नहीं होती कि वह हमें हरा सके। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत हमेशा हार जाती है, नफरत जीत क्यों रही है? क्योंकि नफरत कलेक्टिव होकर के, एकजुट होकर के कोशिश कर रही है, और मोहब्बत के जो अलंबरदार हैं, जो मोहब्बत के पैरोकार हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में मुट्ठी भर लोगों को लेकर के मगन हैं, खुश हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया हम ही से चल रही है, हम आगे नहीं आएंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और इस चक्कर में एक एक करके सब हारे हुए, थके हुए अपने घरों में बैठे हैं। मैं आज नरकटियागंज में खड़ा होकर के, पश्चिमी चंपारण में खड़ा होकर के, बेतिया में खड़ा होकर, बगहा में खड़ा होकर के आप सारे लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि आने वाले चुनाव, या जो गुजरा चुनाव था वो सिर्फ सांसद और विधायक बनने बिगाड़ने का चुनाव है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। खतरा बहुत बड़ा है। देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों का जो अंतिम सच है वो यही है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे मेरठ ला करके मुंबई से चुनाव लड़ाए गए और मौजूदा सांसद अरुण गोविल हो, नारा क्या था? हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। हमने आपने अपने कानों से सुना है इस नारे को। वो तो भला हो भारत की जनता का कि उसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे ला करके ऐसा पटका कि न ये नारा भूले, बल्कि संविधान को सरमाथे लगाते हुए संविधान जिंदाबाद और संविधान को लेकर के पूरे देश में बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये आपकी और पूरे देश की संविधान के प्रति जो मोहब्बत है उसका परिणाम था। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि पिछले दिनों अखिलेश भाई और हम दोनों लोग राज्यसभा में बैठे थे। देश के गृह मंत्री भाषण कर रहे थे, और भाषण करते करते उन्होंने एक बात कही कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार विपक्ष वाले भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। यह एक अहंकार की भाषा थी जिसका पूरी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ वहां विरोध किया, और विरोध करने के बाद संसद के बाहर, संसद परिसर में भी विरोध किया, और उसका परिणाम यह रहा कि देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, देश के प्रधानमंत्री को एक दिन में 5-6 ट्वीट करने पड़े। यह रहा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ताकत का असर। लेकिन यह बात उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल आई है।
इसके पीछे जो एक पूरी सोच है, उस सोच को समझना पड़ेगा। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। उनके इरादे खतरनाक हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र उनके साथ है, इसलिए बहुत सारी जगहों पे सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। यहां मंच पर सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी और नेता बैठे हैं। मेरा मानना है कि मंच पर मौजूद लोग ही अगर आज से एकजुट होकर के ये सोच लें कि हमें नफरत वाली ताकतों के खिलाफ आज से लड़ाई शुरू करनी है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ चुनावी टाइम में चुनाव लड़ते हैं, जब टिकट मांगने का मौका आता है तब हम नई सदरी और नया कुर्ता पजामा निकालते हैं। सही है कि नहीं? चुनाव पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा, नफरत के खिलाफ पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा। वो नफरत को फैलाने के इतने असंख्य हथियार हैं उनके पास। हम आप यहां भाषण कर रहे हैं, उनका पूरा एक आईटी सेल बैठा है, आपके कौन से बयान को कहां काट करके कहां पहुंचा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस देश में तकरीबन 350 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, 450 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और तकरीबन 563 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। हमको आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का कैसा दुरुपयोग करके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और हम अपनी दुनिया में मगन होकर के हमें लगता है कि नहीं, संविधान भी सुरक्षित है, लोकतंत्र भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। उधर अमेरिका से हमारे बेटों को बेड़ी और हथकड़ी लगा करके देश में भेजा जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप का नारा लगा रहे हैं। हालात वैसे नहीं है जैसा आप समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने भाषणों में हमेशा एक बात कहते हैं कि जब जेब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो पहले आपका ध्यान भटकाता है और फिर आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह इस सरकार ने किया है, आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए मैं पूरे बिहार के लोगों से, मैं खुद लंबा सा सफर तय करके कई कार्यक्रम इधर उधर करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है और अल्पसंख्यक विभाग के विशेष तौर से पदाधिकारियों से बातचीत करनी है। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत उपजाऊ है और कांग्रेस की विचारधारा के लिए बहुत मुफीद इलाका है, क्योंकि ये गांधी का इलाका है, ये गोडसे का इलाका नहीं है। इसलिए अगर आप सबने प्रण लिया, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां लिखना खुद नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए नरकटियागंज वालों, अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों, हमारे महिला कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे एनएसयूआई के जो साथी हैं, सेवा दल के जो साथी हैं, हमारी मेन कांग्रेस की जो बॉडी है, उन सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि अखिलेश जी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम सारे लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। हर दिन आपके लिए जब भी आप कहेंगे हम उपलब्ध हैं, लेकिन आपको एक रोड मैप तो आने वाले दिनों के लिए बनाना पड़ेगा, तब आप लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे।